नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा भारत आए दिन किसी ना किसी देश के साथ निवेश करता रहता है और लगातार हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किसी ना किसी क्षेत्र में निवेश करते हैं। हम चाइना हो, रूस हो, कोरिया हो या ब्रिटेन हो, हम सभी के साथ व्यापार करते आए हैं और हाल ही में हमने एक देश है इजराइल, उसके साथ निवेश करने का फैसला किया। हालांकि उसके साथ हम पुराने समय से व्यापार करते आ रहे हैं, लेकिन उस निवेश में किस प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने रहेंगी उस पर हम डिस्कस करेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे। उसका पूरा विवरण जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। उससे पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूं। डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के द्वारा 17 सितंबर को सुबह 10 बजे से एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा जो कि लक्ष्मीकांत पॉलिटी का होगा। 500 क्वेश्चन होंगे, 5 घंटे का समय होगा। 3 बजे शाम के 3 बजे तक, सुबह 10 से शाम के 3 बजे तक यह टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 5 घंटे में आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे और सबसे बेस्ट बात बता देता हूं, 11,000 रुपए का प्राइस आपके लिए रखा है। 11,000 फर्स्ट नंबर पे आने का, फर्स्ट रैंक का प्राइस 11,000 रुपए आप लूट करके लेके जाओगे। 500 क्वेश्चन के क्वेश्चन सोल्व करोगे और प्राइज भी दिया जाएगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर से लेके 10th नंबर तक आएगा उसको एकेडमी की टी शर्ट जो मैं पहन रखी है वो टी शर्ट आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसी प्रकार की टी शर्ट्स आपके लिए लाई जाएंगी ताकि आप लोगों को आपकी प्रदर्शन की एक बढ़िया बेहतर तरीके से सराहना के तौर पे आपको गिफ्ट की जाएंगी। और जो फर्स्ट प्राइज लाता है उसके लिए सामने जो प्राइस रखा है वो दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए मौका है 17 सितंबर, जल्दी से जल्दी पहुंचे मेजबान चौक, चरखी दादरी, हरियाणा में। और आपको एक और बात बता देता हूं, आप टेस्ट ऑनलाइन भी दे सकते हो, बट ऑनलाइन के लिए कोई प्राइस नहीं है। सो सॉरी फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यदि आप ऑफलाइन आकर के टेस्ट देते हो तो आप लोगों के लिए यह प्राइस रहेगा, ऑनलाइन के लिए नहीं रहेगा, सिर्फ ऑफलाइन के लिए रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपनी खबर की। तो BIA के ऊपर है। BIA क्या है और भारत इजराइल ने द्विपक्षीय निवेश रखा है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, किस प्रकार से है। चर्चा में क्यों है? तो भारत और इजराइल ने एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे इजराइल भारत के नए निवेश संधि मॉडल को अपनाने वाला पहला OECD देश बन गया है। जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर किए, इस मॉडल को अपनाया है, वो देश पहला बन गया है, हमारा देश भारत। यह भारत और इजराइल के बीच 1996 के हस्ताक्षरित पुराने द्विपक्षीय समझौते का स्थान लेता है। पहले हमने 1996 में समझौता किया था, अब दोबारा से हमने उसका स्थान ले लिया है और जिसे वर्ष 2017 में समाप्त कर दिया गया था। 96 में हस्ताक्षर किया, 17 में समाप्त हुआ और अब फिर हमने हस्ताक्षर कर दिया है। यानी कि 1996 वाले जो द्विपक्षीय निवेश समझौता था उसका स्थान अब हमने 2025 में ले लिया है। द्विपक्षीय निवेश समझौता क्या है अगर इसकी बात की जाए तो द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA जो दो देशों के बीच एक दूसरे के क्षेत्रों को विदेशी निजी निवेश को बढ़ावा देने, यानी कि मान लो हमारा कोई निवेश है जो भारत वहां पर लगा रहा है और जो उनका निवेश है यानी कि इजराइल का जो हमारे देश भारत में वो लगा रहे हैं, तो हम दोनों के एक दूसरे के विदेशी जो निवेश है उनके निजी निवेश है उनको बढ़ावा देंगे। ये द्विपक्षीय समझौता होता है, वो हमारे को देंगे और हम उनके निजी निवेश को बढ़ावा देंगे। ये द्विपक्षीय समझौता होगा। उसकी सुरक्षा करने के लिए कानूनी समझौते हैं। BIT निवेशकों को अधिकार प्रदान करता है। जो भारत इजराइल ट्रेड है वो ट्रेडर्स को अधिकार प्रदान करेगा। क्या अधिकार प्रदान करेगा? उन्हें निवेशक राज्य विवाद निपटान तंत्र के माध्यम से या गृह राज्यों को राज्य दर राज्य विवाद निपटान के माध्यम से उपाय प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 38(1)(a) के तहत अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के प्राथमिकता स्रोत के रूप में मान्यता दी जाएगी। जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको कानूनी रूप से सुरक्षा दी जाएगी, कानूनी रूप से उनको निवेश नीति के तहत सेफ्टी के साथ निवेश करने के लिए परामर्श दिया जाएगा कि भाई आप इस प्रकार से निवेश कर सकते हो, आप हम पर भरोसा करके निवेश कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम निवेश करो फिर भाई फायदा हो या ना हो और हम कुछ भी नहीं करेंगे, तुम्हारा नुकसान हो रहा है, चोरी पड़ रही है, डकैती पड़ रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार की रणनीति नहीं है। हम उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, विवादों से निपटारा करने के लिए भी उनकी मदद
करेंगे। इस प्रकार की जो चीजें हैं उनमें सहयोग करेंगे भाई हम, तभी तो दोनों के निजी निवेशों को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद बात आई है भारत का बीआईटी विकास और पुराने मॉडल। पुराना मॉडल कब? जो 1993 को नए मॉडल बिट 2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। पहले पुराना मॉडल था 1993, उसको 2015 के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। और हाल ही में उज्बेकिस्तान 2024, यूएई 2024 और किर्गिस्तान 2025 के साथ बिट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पुराना मॉडल जो 1993 का था उसके 2015 पे, और जो उज्बेकिस्तान 2024 और यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ 2024 और किर्गिस्तान के साथ हमने 2025 पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भारत इजराइल बिट की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो मुख्य विशेषताओं की बात आती है निवेश में वृद्धि। निवेश में वृद्धि होगी। यह समझौता जो वर्तमान में लगभग 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के द्विपक्षीय निवेश को बढ़ाने की संभावना व्यक्त करेगा। संतुलित निवेशक संरक्षण की अगर मैं बात करता हूं तो यह समझौता निवेशकों को सरकार द्वारा उनकी संपत्तियों के अधिग्रहण, यानी कि जो उनकी संपत्तियों का जो अधिग्रहण हो जाता है, यह राष्ट्रीयकरण के जोखिम से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि उनको यह सुरक्षा प्रदान करेगा कि भाई आपकी संपत्तियों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा और ना ही तुम्हारी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, नेशनलाइजेशन भी नहीं किया जाएगा। तुम्हें सुरक्षा दी जाएगी। सुनिश्चित करता है कि यदि ऐसी कोई कार्रवाई की जाती है तो निवेशकों को न्याय संगत शीघ्र मुआवजा दिया जाएगा। यदि ऐसी घटना भी होती है, अगर ऐसा कुछ ट्रेडर्स के साथ होता भी है, तो फिर सरकार उसको न्याय संगत मुआवजा देगी। मान लो किसी की जमीन अधिग्रहण कर ली गई तो उसको मुआवजा देगी। गलती से किसी की रोड में आ रखी है तो उसे सरकार मुआवजा देगी। न्याय संगत तरीके से सरकार ने अपना प्रावधान रखा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो विवाद समाधान, इसमें विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थता आधारित प्रणाली शामिल है जो एक स्थिर और विश्वसनीय निवेश माहौल को बढ़ावा देती है। यहां पर विवादों को निपटाने के लिए मध्यस्थता यानी कि बिचौलिए की एक प्रणाली का समागम किया गया। मध्यस्थ प्रणाली बिचौलिया प्रणाली होती है, उसका एक समागम किया गया है जो एक स्थिर और विश्वसनीय विशेष निवेश माहौल को बढ़ावा देती है। यानी कि जो उनका जो एक विश्वास लायक जो निवेश करने का माहौल है, उसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई हम इन चीजों के मध्यस्थता के रूप में आप लोगों के साथ खड़े हैं। आप निवेश करो, आप पैसा लगाओ, पूंजी लगाओ, उसमें सहयोग हम करेंगे आपका कि अगर कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है। पारदर्शिता और पूर्वानुमान, सरकार को स्पष्ट और पूर्वानुमान योग्य निवेश नीतियां व विनियम बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिससे अनिश्चितता में कमी आती है और निवेशकों का विश्वास मजबूत हो जाता है। पारदर्शिता बनाए रखने का काम किया है। पारदर्शिता बनाए रखने से सबसे बड़ी बात यह होती है कि निवेशकों का विश्वास होता है कि पार्शियलिटी है, पारदर्शिता बनी हुई है और पूर्वानुमान पहले ही दे दिया जाता है कि ये चीजें रहेंगी। तो जो निवेशक है, जो ट्रेडर्स हैं, उनका विश्वास बना रहता है। उनका विश्वास बनाए रखने के लिए चीजें बहुत जरूरी हो जाती है। मॉडल बिट 2015 क्या है? तो परिभाषा संरक्षण की अगर मैं बात करता हूं तो यह समझौता निवेश का उस उद्यम के रूप में परिभाषित करता है जिसे निवेशक द्वारा मेजबान देश के घरेलू कानूनों के अनुसार ईमानदारी से स्थापित, संगठित और संचालित किया गया है। यानी कि जो निवेशक होंगे वो मेजबान देश, जिस देश में निवेश कर रहे हैं, उस देश के कानून का सम्मान करते हुए, उस देश के जो संगठन, उस देश में जो स्थापित करेंगे, संगठन करेंगे, उस देश के घरेलू कानून के अनुसार। जैसे हमारे देश में इजराइल के लोग स्थापित कर रहे हैं तो हमारे कानून के अनुसार वो स्थापित करेंगे, संगठित और संचालित करेंगे उस चीज को। प्रत्येक पक्ष को निवेश और निवेशकों को पूर्ण संरक्षण तथा सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। दोनों पक्ष, मान लो इजराइल है, हम इजराइल में कर रहे हैं तो इजराइल हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, और वो भारत में कर रहे हैं तो हम उसको सुरक्षा प्रदान करेंगे। यह हमारा दायित्व रहेगा। यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी निवेशकों को घरेलू कंपनियों के समान व्यवहार दिया जाए। यह नहीं कि हम भारत के लोग इजराइल में चले गए तो इजराइल हमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव में धकेल रहे हैं कि भारत के हैं, इजराइल के नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। या इजराइल के यहां आ जाए और हम उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो दोनों को बराबर सम्मान दिया जाएगा। जैसा हमारी घरेलू कंपनियों को मिलता है, वैसा ही उन कंपनियों को भी सम्मान दिया जाएगा। यह मेजबान देश की विदेशी निवेश पर नियंत्रण रखने की क्षमता को सीमित करता है। जो हमारा मेजबान देश है उसकी विदेशी निवेश जो नीति की जो क्षमता रहेगी, उस पर नियंत्रण करने की जो क्षमता है, उसको एक प्रकार से सीमित करने, लिमिटेड करने का काम करता है भैया। ठीक है। अगर उसकी मैं बात करूं तो अपवर्जन खंड, ये क्या रहेगा? अपवर्जन खंड ये सरकारी खरीद, कराधान, सब्सिडी, अनिवार्य लाइसेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा
जैसे क्षेत्रों को द्विपक्षीय निवेश समझौते की बाध्यताओं से बाहर रखता है। यानी कि अपवर्जन का मतलब होता है कि जो भी प्रकार की सरकारी खरीद हो गई, कराधान हो गई, सब्सिडी हो गई, अनिवार्य लाइसेंस और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों की जो द्विपक्षीय निवेश समझौता हो गया, इसमें जो बाधाएं आती हैं उन सभी बाधाओं से इन चीजों को बाहर रखने का प्रयत्न करता है। आईएसडी प्रणाली, इसके तहत विदेशी निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान प्रक्रिया अपनाने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक स्थानीय उपयोगों को पूरी तरह उपयोग करना अनिवार्य होगा। यानी कि आईएसडी प्रक्रिया जो अपनाएंगे उनको कम से कम 5 वर्ष के लिए स्थानीय यानी कि लोकल रेमेडीज हैं, जो लोकल एक प्रकार से उपाय है, उनको कम से कम 5 वर्षों तक पूरी तरह उपयोग करना अनिवार्य होगा, तभी वो चीज आईएसडीएस अपना सकते हैं, एक प्रणाली अपना सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो भारत के बीआईटी ढांचे के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या हैं तथा उनके समाधान के लिए उपाय सुझाइए। चुनौतियां क्या रहेंगी मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके उपाय क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। चुनौतियां, निवेश, प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कानून। उपाय क्या रहेगा इसका? निवेश और प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कानून जैसे शब्दों को स्पष्ट करना। इनकी अस्पष्टता के कारण विवाद होते हैं, लेकिन स्पष्ट कर देंगे तो विवाद समाप्त हो जाएंगे। स्थानीय उपायों को पूर्ण रूप से अपनाने की अनिवार्यता के कारण समाधान में देरी, इसके कारण विवाद हो जाता है। निवेशकों को प्रारंभ में ही स्थानीय न्यायालयों या अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में किसी एक का चयन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह नहीं कि भाई उनको एक प्रकार से भूल भुलैया में रखे और बाद में विवाद का सामना करना पड़े। सर्वाधिक वरीयता राष्ट्र, प्राप्त राष्ट्र और निष्पक्ष समतामूलक व्यवहार को बाहर रखने से निवेशकों का विश्वास कम हो जाता है। यानी कि एफईटी को बाहर रखने से यह विश्वास कम हो जाता है। तो एमएफएन और एफईटी प्रावधानों को सुरक्षा उपायों के साथ शामिल किया जाए ताकि निवेशकों का विश्वास बना रहे। आईसीएसआईडी कन्वेंशन से बहिष्कृत किए जाने से विदेशी निवेशकों के लिए प्रवर्तन विकल्प समिति हो जाती है। तो आईसीएसआईडी अंतरराष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र का हस्ताक्षरकर्ता बनना चाहिए ताकि निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया जा सके। भाई अगर हम उसके सिग्नेचर नहीं बनेंगे, उसके हस्ताक्षरकर्ता नहीं बनेंगे तो हमें विश्वास, हमारे ऊपर निवेशकों को विश्वास नहीं होगा। वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त विवाद समाधान प्रणाली को प्रदान करनी चाहिए कि भाई हाँ ठीक है भाई, आपके साथ जो विवाद हो रहा है उस चीज का हम समाधान जरूर करेंगे। किसी भी प्रकार की यदि समस्या आ रही है तो उससे निपटने का काम हम मिलकर करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। समय के साथ भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंध कैसे विकसित हुए हैं? तो रासायनिक संबंध से हमारी मुलाकात होती है। यद्यपि भारत ने वर्ष 1950 में इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी थी, हमने उसको ऑफिशियली मान्यता दे दी थी कि हाँ भाई तुम इजराइल वाले एक देश हो, लेकिन दोनों देशों ने 29 जनवरी 1992 को पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1992 में हमने आपसी राजनयिक संबंध पूर्ण रूप से स्थापित कर लिए थे। आर्थिक संबंध भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार वित्त 2023-24 में $6.53 बिलियन रक्षा को छोड़कर पहुंच गया, जिसमें भारत व्यापार अधिशेष बनाए रखेगा। यानी कि हमने जो एक प्रकार से वित्तीय जो आर्थिक संबंध है, इकोनॉमिकल रिलेशन हमारे, वो 2023-24 में $6.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा और जिसमें भारत व्यापार अधिशेष बनाए रखेगा। ये पूर्ण कोशिश रहेगी भाई हमारी। ये इस प्रकार से हमारे संबंध उनके साथ मजबूत हुए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो नवाचार और प्रौद्योगिकी, भारत इजराइल औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार निधि I4F 2023 से 2027 जैसी पहलों का उद्देश्य संयुक्त अनुसंधान तथा तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना। हम दोनों मिलकर संयुक्त रूप से अनुसंधान और तकनीकी को हम बढ़ावा देंगे, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करेंगे उस चीज में। क्षेत्रीय सहयोग, भारत इजराइल संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका को शामिल करते हुए I2U2 साझेदारी ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए वर्ष 2022 में अपना पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया। हमने भारत, इजराइल, यूएई और अमेरिका को शामिल करते हुए I2U2 साझेदारी ने क्षेत्रीय सहयोग दिया और मजबूत करने के लिए 2022 में हमने शिखर सम्मेलन आयोजित किया था। रक्षा सहयोग की अगर मैं बात कर लूं तो भारत इजराइल से हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है। हम इजराइल से हथियार खरीदने में सबसे बड़े आयातक हैं, सबसे बड़े तौर पे हम हथियार वहां से मंगवाते हैं। और जो इजराइल की वार्षिक हथियार निर्यात का लगभग 40% योगदान है। हम उनकी जो वार्षिक हथियार निर्यात है उसका 40% खरीदते हैं।
यानी कि सबसे बड़े निर्यातक हम है, 50% में हमारा योगदान है। दोनों देशों ने ब्राक 8 मिसाइल प्रणाली का संयुक्त विकास किया है। हमने इजराइल के साथ मिलकर के ब्राक मिसाइल बनाई है, ब्राक 8 मिसाइल बनाई है। ठीक है, भारत नियमित रूप से इजराइल के हाइफा बंदरगाह पर रुकता है। हम नियमित रूप से रेगुलर जब भी वहां पर जाते हैं तो हाइफा बंदरगाह पर स्टे रखते हैं। अपना सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, हम आपसी कल्चरल चीजों को भी साझा करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति का भी सम्मान करते हैं। सहयोग सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, स्वास्थ्य और चिकित्सा का सहयोग करते हैं। कृषि एवं जल संसाधन प्रबंधन पर भी समझौता ज्ञापन तथा विस्तारित करते हैं। यानी कि हम दोनों एक दूसरे की कल्चरल चीजों को भी फॉलो करते हैं, एक दूसरे की कल्चरल चीजों को बढ़ावा देते हैं। स्वास्थ्य संबंधी हो, कृषि संबंधी हो, किसी भी प्रकार की चीजें सांस्कृतिक है, हम उसका सम्मान भी करते हैं। इसी प्रकार हमारे और इजराइल के संबंध लगातार मजबूत है। किस प्रकार की चुनौतियां रही और किस प्रकार से हमने वो संबंध मजबूत बनाए रखे हैं, लगातार उन चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया है। इसी प्रकार की नई और ताजा खबर जानने के लिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें और हमारे साथ लगातार बने रहें। इसी प्रकार से हम लोग आपके सामने ताजा खबर लेकर के आते रहेंगे। इसी के साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।